और उसके बाद मुकम्मल किया हो, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज पाकिस्तान की आवाम जो बिजली इस्तेमाल कर रही है वो भी नवाज शरीफ की दी हुई बिजली है, जो गैस इस्तेमाल कर रही है वो भी नवाज शरीफ की दी हुई गैस है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो जितने मंसूबे जो आज पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं। और आज शर्म का मकाम यह है कि आज वहां स्टेज पे खड़े होंगे और उसी नवाज शरीफ को, जिसके मंसूबे को आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, जिसका इफ्तिताह कर रहे हैं, उसी नवाज शरीफ के बारे में बुग़्ज़ और हसद के कलमात जो हैं वो अदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इनकी हकीकत जान चुकी है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ की शदीद मजम्मत करना चाहती हूँ शुरू में, कि जो कल वाक़या कराची में एहसन इकबाल साहब के साथ पेश आया, जो कि ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ के मंसूबे को इफ्तिताह करने मुस्लिम लीग नून के पुरअमन कारकुनान गए थे, और वहाँ जो उनके को रेंजर्स को इस्तेमाल करके इमरान साहब के हुक्म के ऊपर पुरअमन कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हुआ, मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। और फिर सवाल ये पूछा जाता है इमरान खान साहब की तरफ से कि सियालकोट का वाक़या क्यों हुआ, जब मुल्क का वजीर आज़म अदारों को इस्तेमाल करके, रेंजर्स को इस्तेमाल करके पुरअमन सियासी पार्टीज के कारकुनान को के ऊपर तशद्दुद करे, लाठी बरसाए, तो फिर सियालकोट के वाकयात ही होते हैं। क्योंकि ये फाशिस्ट माइंडसेट है जो इनकलकेट कर दिया गया है, इनटॉलरेंस जो है वो इनकलकेट कर दी गई है। ये इमरान साहब का अपना फाशिस्ट रवैया है, जिसकी सजा पाकिस्तान की आवाम और हमारा माशरा भुगत रहा है। उसके साथ साथ जो कल डॉन के जो जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिनके ऊपर कल रेंजर्स की ही तरफ से तशद्दुद हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और ज़रूर डीजी रेंजर्स को इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए, और उसके बाद गालिबन घंटा उनको रखा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और सड़क के ऊपर सरेआम उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। मैं उसकी भी शदीद मजम्मत करती हूँ और मुतालबा करती हूँ कि उसका भी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी और जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब मैं बात करूँगी जो आज की प्रेसर की बात है। सबसे पहले तो 3 साल का तसलसल है नाअहली और डाका जनी का, कि पाकिस्तान के अंदर 3 साल से सिर्फ झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, डाका और पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है। और जो जो इसमें मुलव्वस है, इमरान साहब की सरबराही में इमरान माफिया मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उसको पूरी पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, अपनी चोरी और अपने डाकों को छुपाया जाता है। आपने देखा कि हमने बहुत बातें सुनी कि डेट कमीशन बन गया, आटा चीनी कमीशन बन गया, इसके साथ एक ग्रीवियंस सेल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, फिर एक कंप्लेंट सेल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। जब कोई चोरी पकड़ी जाए, आटे की चोरी पकड़ी जाए, चीनी की चोरी पकड़ी जाए, तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाओ और कमीशन बना दो। जब दवाई की चोरी पकड़ी जाए, 600 अरब की पाकिस्तान की दवाई खा गए, तो उसके ऊपर कमीशन बना दो। जब रिंग रोड का चोरी डाका पकड़ा जाए तो उसके ऊपर कमीशन बना दो। जब पंडोरा लीक्स आए तो उसके ऊपर सेल बना दो। उसके बाद आप कर्जा ले लिया पिछली हुकूमतों ने, और उसके ऊपर रातों रात के अंधेरे में एक डेट कमीशन बना दो। और जो असल चोरी है, जो असल चोर है, वतीरा यह है कि उनको छुपाओ, उनकी प्रोटेक्शन करो, उनकी सरबराही करो, क्योंकि वो इनके एटीएम्स हैं, क्योंकि वो इमरान माफिया है, क्योंकि वो इनको फंड करता है। और आपने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मीडिया ने भी दिखाई, मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को ये तमाम हकाइक बताए। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट उनके बारे में आई है जिन्होंने 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म करनी थी, जिन्होंने एहतसाब करना था, जिन्होंने मुल्क के अंदर से ताकतवर डाकुओं को पकड़ना था, जो आज काबीना में इमरान साहब के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। ये उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। और सिर्फ इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, तो उस वक्त भी 2013-14 में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, और उसके अंदर जो इंडेक्स था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो 117 पे 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गई थी, तो उस वक़्त वो 117 पर आया था। और 2013-14 में वही ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जो करप्शन इंडेक्स है, वो 127 पे था।
126 पे वो मुस्लिम लीग नून के दौर में आया और 2018 में जब हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो वो 117 पे था। और उसके साथ साथ जो 90 दिन में करप्शन जिन्होंने खत्म करनी थी, उनका जो करप्शन इंडेक्स आया है वो पिछले 3 साल में 117 से 120 पर गया। और आज इमरान साहब की हरकतों की वजह से, डाकुओं की वजह से और नाअहलियों की वजह से वो करप्शन इंडेक्स मरियम औरंगजेब या मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक वो इंडेक्स 120 और फिर 124 पर पहुंच गया है। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए जानना बहुत जरूरी है कि 66.8% लोग ये कहते हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का जो एहतसाब है वो गैर जानिबदार नहीं है। उसके साथ साथ 86% लोग कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का एहतसाब है उससे खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गायब है। 93% लोग ये कहते हैं कि 3 हुकूमतों का अगर मुआवजा किया जाए, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI, तो 93% लोग कहते हैं कि सबसे महंगा दौर, सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में बढ़ी है। और उसके साथ साथ जो 86%, 86% लोग ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि जो 3 साल में उनकी आमदनी है वो सुकड़ गई है। 55 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जहां महंगाई सबसे ज्यादा है वहां बेरोजगारी भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। और जो 90 दिनों में जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, 90 दिनों में जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि जो नालायकी है, नाअहली है, डाके हैं, करप्शन है, ना किसी कोई भी पॉलिसी नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी हिकमत अमली नहीं, किसी सिमत का तायुन नहीं, ना कोई समझ, ना कोई फोकस है। और सबसे बड़ी वजह नालायकी, नाअहली और करप्शन है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ चुका है और करप्शन जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। और इसकी आला तरीन मिसाल 3 साल में, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, मुल्क के अंदर जो मंसूबे हैं उनके अंदर करप्शन हर चीज को, हर मंसूबे को करप्शन से आलूद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो कोविड रिलीफ फंड था उसको भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की आवाम की सेहत के लिए जो फंड था, कोविड के दौरान जो पाकिस्तान की आवाम को जिसने रिलीफ देना था, इन नालायकों ने, नाअहलों ने और चोरों ने उस पर भी डाका डाला। और उसके हकायक मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रीवेंस सेल बने, जब अपनी करप्शन पकड़ो तो उसके ऊपर ग्रीवेंस सेल बना दो, उसके ऊपर कमीशन बना दो ताकि चोरी पकड़ी ना जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा सके। 1.24 ट्रिलियन रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने, सुना होगा आपने, एक तकरीर की थी कि मैं 1.24 ट्रिलियन जो है वो मैं कोरोना रिलीफ फंड, कोविड रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तस किया है। उसके अंदर जून 2020, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जून 2020 तक जो रिलीज हुआ, जो खर्च हुआ फंड, वो 354.2 बिलियन अरब रुपया जून 2020 तक जो है वो रिलीज हुआ। और उसके अंदर जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये ना मुस्लिम लीग नून कह रही है और ना मरियम औरंगजेब कह रही है, क्योंकि कराए के तर्जुमान जब जवाब देंगे तो उनको पता होना चाहिए, ये उनका ऑडिटर जनरल कह रहा है कि 40 अरब रुपए का डाका डाला गया है। अब बात यह है कि ये नाअहली है कि डाका है। मैं आपको बताती हूं कि ये कैसे डाका है, जो कि कहा जाता है कि हमें पता नहीं चला। 1.24 ट्रिलियन फंड था, जून 2020 तक 354.2 बिलियन रिलीज हुआ, जिसके अंदर ऑडिटर जनरल ने अटेम्प्ट किया उसको ऑडिट करने का, उनको रिकॉर्ड नहीं दिया गया, फाइलें छुपा ली गई क्योंकि अपनी चोरी पकड़ी जानी थी ना। उस वक्त इमरान साहब ने प्रेस टॉक नहीं की, कागज नहीं लड़ाए शहजाद अकबर साहब ने, ना नैब चेयरमैन कोई तकलीफ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि फाइलें छुपा लो।
जो रिकॉर्ड है उसको छुपा लो, उसके बावजूद जो रिकॉर्ड मिला उसके अंदर 40 बिलियन का डाका डाला गया और ये रिपोर्ट 6 महीने तक छुपाई गई, जिसके गुलाम बने आईएमएफ के, जहां से भीख मिलनी थी और अगली भीख रुक गई, उसकी किस्त रुक गई, जिन्होंने खुदकुशी करनी थी जब उनकी किस्त रुक गई तो आईएमएफ ने कहा कि आपको अगली किस्त तब मिलेगी। और आईएमएफ के जब 1.4 बिलियन डॉलर्स की किस्त मिल चुकी थी, इस कोविड फंड के अंदर लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, फॉरेन ग्रांट्स हैं, एलोकेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स की ऑडिट हुई, अपने डिपार्टमेंट्स की, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो कोविड रिलीफ फंड के अंदर इन्वॉल्व थे, जहां से ट्रांजैक्शन, जहां से एक्सपेंस हुआ, जहां से डिस्पर्समेंट हुई, ये सब उसके अपनी ऑडिट थी। और जब उसके अंदर 40 बिलियन का डाका की जो रिपोर्ट मिली तो उन्होंने काबीना ने, जहां सारे चोर बैठे हैं दाएं और बाएं, इमरान साहब समेत, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जैसे कि चोर कहे कि मेरे खिलाफ एफआईआर ना काटो, आपके पास कोई कानूनी और आईनी हक नहीं है इस इंक्वायरी को रोकने का, आपके पास कोई कानूनी हक नहीं है इसको मुस्तरद करने का। और क्योंकि ये चोरी आपके दाएं बैठे और आपके खुद माफियाज की चोरी है, और ये 2020 जून तक का डाका है 40 बिलियन का। अभी तकरीबन जो 900 अरब है, ये 1.5 साल में उसकी ट्रांजैक्शन किधर गई, वो 900 अरब शायद किसी बनी गाला के तहखाने में से मिलेगा या एटीएम और माफिया की जेबों से मिलेगा, ये अभी पता लगाना बाकी है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट 2020 जून तक की है। उसके बाद जो सबसे बड़ा डाका डाला गया, जो सबसे बड़ा डाका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डाला गया, वो डाला गया बिस्प में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और नाम भी शायद इसीलिए बदला था क्योंकि ये डाका डालना था जो कि बिस्प के अंदर डाला गया। और फेक बायोमेट्रिक्स के अंदर जो है वो उनके जरिए कैश विड्रॉल्स हुई, ना कोई मॉनिटरिंग, ना किसी किस्म का चेक्स एंड बैलेंस। जितनी प्रिक्योरमेंट हुई वो सब मुतनाज़ा हुई, सब स्टैंडर्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लिया गया, और जितनी डिस्पर्समेंट हुई बिस्प के जरिए वो सारी की सारी जो डिस्पर्समेंट थी वो मुतनाज़ा है। जो कि मैं आपको बताना चाहती हूं फिगर जो आई ओपनर है, जो बिस्प के अंदर यूटिलाइजेशन थी वो 133.3 बिलियन की जो यूटिलाइजेशन हुई, और उसके अंदर 13 लाख लोगों को जो पैसे एनरोल्ड थे, जिनको पैसे देने थे, उनको कोई पैसा नहीं मिला। और 6.6 बिलियन, मतलब उन लोगों को 6.6 बिलियन ऐसे 5 लाख लोगों को मिले जो कि मुस्तहिक ही नहीं थे, जो हकदार ही नहीं थे। और जो 13 लाख लोग जो कि इनरोल्ड थे उनको कोई पैसा बिस्प की तरफ से नहीं मिला। फेक बायोमेट्रिक्स जो थे उनकी ट्रांजैक्शंस हुई, कैश विड्रॉल्स हुए, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिस्प के अंदर 25 बिलियन, जो 40 बिलियन का डाका है, उसमें बिस्प के अंदर जो है वो 25 बिलियन का डाका है। टोटल 133 बिलियन एक्सपेंस हुआ, जिसमें से 25 बिलियन का डाका डाल दिया गया। ये नाअहली है या ये डाका है, ये पाकिस्तान की आवाम को सब मालूम है। और जो कि 19% बनता है उसकी जो स्पेंडिंग है, उसके अंदर ये जो डाके की मद में 25 बिलियन आता है। उसके बाद जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को सब स्टैंडर्ड आटा, चीनी, जितनी खाने की अशिया हैं वो पहले प्रोक्योर गलत की गई, गलत उसके अंदर डिस्पर्समेंट हुई, और वो लोग जो मुस्तहिक नहीं थे, जो सामान खरीदा गया उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग नहीं, जो गोदाम थे उनके ऊपर किसी किस्म की मॉनिटरिंग नहीं थी। और उसके अंदर जो खाली यूटिलिटी स्टोर की मद है उसके अंदर 10 बिलियन का एक्सपेंस था, जिसमें 5 बिलियन का डाका था। मतलब आधी रकम जो है वो माफियाज और एटीएम्स ने खा ली, जो कि यूटिलिटी स्टोर की मद के अंदर है। और इसके अंदर पेमेंट्स की डिले है, प्रिक्योरमेंट का सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। और बिस्प के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि बायोमेट्रिक्स फेक
बायोमेट्रिक्स के ऊपर ये कैश विड्रॉल्स हुए और इन्होंने ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराना है पाकिस्तान की आवाम का। जो बिस्प के बायोमेट्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बिस्प के बायोमेट्रिक्स के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं करा सकते, वहां 5 अरब डाका मार दिया आवाम ने। जो लोगों ने ले लिया, वो किन लोगों ने लिया? वो माफियाज के अंगूठे चेक होंगे, वो इमरान साहब के अंगूठे चेक होंगे, वो बैठे दाएं बाएं डाकुओं के अंगूठे चेक होंगे कि ये किन्हों ने ये डाका डाला है, ये पैसा 5 अरब जो बिस्प की मद में था वो कहां गया है। उसके बाद जो बड़ी जो यूटिलिटी स्टोर की मद में गया है। उसके बाद जी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में, उसके अंदर 22.8 बिलियन जो था वो एक्सपेंस था और जिसके अंदर फ्लैग किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि 6 बिलियन का डाका जो है वो डल चुका है। और उसके अंदर वो डिस्पर्समेंट कहाँ हुई, जो फैसिलिटीज बननी थी, जो कोरोना सेंटर्स बनने थे, उसके अंदर जो 6 अरब है वो किसकी जेब में गया, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी इसका जवाब देना है। उसके बाद जो हकदार लोग थे उनको 150 बिलियन जो था वो डिस्पर्स करना था, जिसमें से 145 बिलियन डिस्पर्स हुआ। 5 अरब बनी गाला के किस तहखाने में गया, उसका कोई जो है वो जवाब अभी तक नहीं आया और मुस्तरद कर दी है काबीना ने और इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट को। उसके बाद जी जो इरेगुलर पेमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चली गई, उसमें मद में 2 स्पाउसेज हैं उन दोनों को चली गई। जो प्रोफाइलिंग बेनिफिशरीज की गई उसके अंदर कोई बेनिफिशरी की प्रोफाइलिंग के ऊपर मॉनिटरिंग और चेक्स एंड बैलेंस नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर 1.9 बिलियन जो था वो एक्सपेंस था, उसकी एलोकेशन और एक्सपेंडिचर का कोई हिसाब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। और 100 अरब रुपए बिजली की मद में देने थे, 100 अरब रुपए बिजली और गैस की मद में देने थे। इसी कोविड रिलीफ फंड के अंदर जो बिजली और गैस की मद में दिए वो 15 अरब रुपए हैं 100 बिलियन में से। तो जो बाकी पैसा है वो किस एटीएम किस माफिया की जेब में गया है, इमरान साहब ने जहां से फंडिंग लेनी है कुछ पता नहीं। सिर्फ 100 बिलियन में से 15 अरब रुपया जो है वो बिजली के और गैस के बिलों की मद में गया है। उसके बाद जी जो बिजली की मद में 100 बिलियन तो देना था, लेकिन बिजली जो इस वक्त महंगी की है, जो तोहफा दिया है पाकिस्तान की आवाम को, वो 11 रुपए यूनिट नवाज शरीफ के दौर में, 24 रुपए यूनिट हुआ और अब जो 4.75 रुपए यूनिट सिर्फ ऑयल एडजस्टमेंट की। किसने कहा फर्नेस ऑयल से आप बिजली बनाएं जब मुल्क में एलएनजी मौजूद है? क्योंकि आपके माफियाज और एटीएम्स को पैसे चाहिए। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 60 अरब के बिजली के बिल मजीद महंगे हुए और आज 29 रुपए यूनिट हो गया। इल्जाम जिन पर लगाते हैं 11 रुपए यूनिट था, आज 29 रुपए यूनिट। जो गैस है वो 600 से 1400 रुपए हो गई और गैस 1400 तो हो गई लेकिन गैस मिलती नहीं है। वो 1400 रुपए भी जो गैस है वो लापता है। और इल्जामात जो हैं आज तक पिछली हुकूमतों पर। और जी फरमाते क्या है मौसूफ, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मौसूफ कहते हैं सबसे सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का पाकिस्तान। मतलब अगर 3 महीने पहले टर्की, अर्जेंटीना और ब्राजील जो था वो 3 महंगे तरीन मुल्क और चौथा पाकिस्तान था, तो हमने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया और आज हम तीसरे महंगे तरीन मुल्क है दुनिया के, जिसमें बेरोजगारी अरूज पर, महंगाई अरूज पर, माशी तबाही अरूज पर, भूख अफलास अरूज पर। क्योंकि अवाम जो है वो जानती है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो 3 साल से अपोजिशन कह रही है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने जिसके ऊपर पॉइंट किया है कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तो चोरी हुई सो हुई, कोविड फंड चोरी हो गया, लेकिन बिजली और गैस के अंदर जो माफियाज घुसे हुए हैं, जो प्राइस आज पाकिस्तान की आवाम दे रही है पेट्रोल की, मतलब 88 रुपीज से 146 रुपए, डीजल 98 रुपए से 143, ये है सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान इमरान साहब के मुताबिक। ताकतवर का एहतसाब होना चाहिए। हमने ताकतवर को कटहरे में खड़ा किया। कौन से ताकतवर को कटहरे में खड़ा किया? और कोविड रिलीफ फंड पे कोई मॉनिटरिंग और चेक इसलिए नहीं थी क्योंकि मॉनिटरिंग और चेक्स और रिकॉर्ड कीपिंग तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खकान, एहसन इकबाल, साद रफीक, राना सनाउल्ला और सलमान रफीक और जितने केसेस मुस्लिम लीग नून पर बनाए गए, मिफ्ता इस्माइल, रिकॉर्ड कीपिंग और मॉनिटरिंग और चेक्स तो इमरान साहब जो है वो उनके केसेस पर रखते हैं। तो कोविड फंड और आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई कमीशन की मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्योंकि तरजीह तो पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा देना नहीं है, सस्ती बिजली देना नहीं है। तरजीह तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को लूटना है, डाका डालना है,
माफियाज के जरिए पाकिस्तान की अवाम की जेबें खाली करनी और उनकी जेबें भरनी है, तो जो चेक्स और बैलेंसेस है वो कोविड फंड पे क्यों हो? अवाम की सेहत का पैसा खा गए। मैं पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहती हूँ कि आज तकरीर करेंगे ना ग्रीन लाइन के ऊपर खड़े होकर, तो आज पूछना चाहिए पाकिस्तान की अवाम को कि हमारा जो कोविड रिलीफ फंड था, जहाँ दुनिया पूरी, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो डेली वेजेस का था वो ये है कि 200 बिलियन डेली वेजेस को देने थे, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, घर का किराया नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को अस्पतालों में नहीं ले जा सकते, जो अपने स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, डेली वेजेस, जो महंगाई का आलम इस मुल्क में बेरोजगारी का हो गया था, उनको इस कोविड फंड से 200 बिलियन देना था। और जिसमें सिर्फ कितना दिया? 16 बिलियन दिया। किधर गया बाकी पैसा? किस बेरोजगार को मिला है? जिसको रोजगार आपने अपने माफिया को दिया हुआ है। ये पैसा किधर गया? 16 बिलियन 200 बिलियन में से दिया डेली वेजेस को, और बाकी 200 बिलियन में से पैसा किधर गया? ये आपको आज, अगर आप में कोई शर्म है तो आपको आज देना चाहिए जवाब। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट को जब इनॉग्रेट करेंगे ना, तो इसका जवाब दें जो पाकिस्तान की आवाम पर डाका डाला गया है। ना अहली ना लायकी तो है ही, लेकिन ये डाका है जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाला जा रहा है। और एक और बात, जब घर से निकलते हैं तो पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल वक्त होता है। जिस वक्त शुक्र करें वो नवाज शरीफ मंसूबे लगा गया कि तख्ती लगाने घर से निकलना पड़ता है, वरना तो उन्होंने ना पीएम हाउस से निकलना था और ना बनी गला से निकलना था, तो काम तो सिर्फ लूटना था, डाका डालना था, तो वो तो घर बैठे भी हो सकता है, सिर्फ माफियाज को नौकरी देने के जरिए भी हो सकता था। जब घर से निकलते हैं मुल्क पर अजाब आता है, पाकिस्तान की अजाब आता है। जब नोटिस लेते हैं पिछले दरवाजे से पाकिस्तान की अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी होती है। जिस दिन कहते हैं मुल्क सस्ता तरीन है, उस दिन 4.75 पैसे बिजली महंगी करते हैं। किसको बेवकूफ बनाते हैं? किसके साथ झूठ बोलते हैं? जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो तबाह कर देते हैं। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया ना कि, और कहते क्या है कि सब कुछ बेहतरी की खबर है, हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। कौन सी अच्छी तरफ सिमत है पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। ना कोई समझ है, ना कोई हिकमत अमली है, ना किसी किस्म का फोकस है, ना इंटेंशन है पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की। जब किसी को फोन करते हैं पाकिस्तान मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, अगले फोन ही नहीं उठाते। चोरों का फोन कोई नहीं उठाता, जिनको पता हो कि ये सिलेक्टेड है उनका फोन कोई नहीं उठाता। उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहानी थी, पाकिस्तान की आवाम को दूध और शहद खरीदने के काबिल नहीं छोड़ा। 50 लाख नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, 1 करोड़ नौकरी देनी थी। खुदा का वास्ता है वो 50 लाख घर तो नहीं दिए, कम से कम कोई वर्चुअली घर दिखा दें पाकिस्तान की आवाम को कि ये 50 लाख घर हैं। कोई प्लास्टिक के घर ही दिखा दें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि ये 50 लाख घर अब प्लास्टिक के बन गए, उसके बाद ये असल तामीर शुरू हो गई। और 1 करोड़ नौकरी जो देनी थी पाकिस्तान की आवाम को, वो इस बेरोजगारी की चक्की में पाकिस्तान की आवाम महंगाई में, बेरोजगारी में, माशी तबाही में, भूख और अफलास में इस वक्त पिस रही है। ये कोविड रिलीफ फंड की इंक्वायरी का जवाब पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि ये उनकी सेहत का पैसा था। जो आटा चीनी कमीशन था वो पाकिस्तान की आवाम को इसका जवाब चाहिए कि वो किन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो पाकिस्तान की आवाम जो डिलीवरी है, कारकर्दगी है, वो सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, माशी तबाही, गुर्बत, भूख, अफलास और बातें इनकी सुनो जो झूठ, फ्रॉड, धोखा पाकिस्तान की आवाम को हर रोज सुबह बैठ कर देते हैं। मुझे तो पाकिस्तान की आवाम की हालत ज़ार देखकर अब इनके झूठों का जवाब देने का दिल नहीं करता। इनकी हर बयान पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ाते हैं। ये इनका हर बयान, हर स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की आवाम का तमस्कर करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ये तमाम चीज़ें इनका जवाब देना पड़ेगा। और जिस किस्म की फाशिस्ट रजीम इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जो पाकिस्तान की आवाम की दोनों हाथों से जेबें लूट रही है, ये तमाम जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, मुल्क के अंदर कोई सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं, मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई खुद एहतसाबी नहीं, सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म है। और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो सरबराही है, कोई ये जो कहते थे ना, ये आज अपने एमएनएस के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अभी मुझे कल इनका कोई एमएनए बता रहा था कि हम शादियों की तकरीब में नहीं जा सकते, कि लोग हमारे गरेबान पकड़ते हैं, जो लोग रोटी नहीं खरीद सकते, जो लोग आटा नहीं खरीद सकते। ये अपने जो इनके एलाइज हैं,
जो इनके अपने MNAs हैं, ये उनके लिए बाइस शर्म बन चुके हैं, बाइस शर्मिंदगी बन चुके हैं। और तकरीरें इनकी सुनो, इनकी तकरीरें सुनो, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ सुनो इनकी तकरीरें, इनकी बातें सुनो। रोज काबीना की जो मीटिंग होती है, उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है, कभी कोई ब्रीफिंग हुई कि आज आटा सस्ता हुआ है, आज बिजली सस्ती हुई है, आज गैस सस्ती हुई है, मुल्क के ऊपर जो कर्जों का बोझ डाल दिया है उसमें इतनी कमी आई है? कभी कोई किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग हुई कि हमने आज आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों को कटहरे में लाकर उनको सजाएं दी हैं? और वो तो कटहरे में आए ना आए, ये जो सेहत का पैसा खा गए पाकिस्तान की आवाम का, इसका तो जवाब इमरान साहब आपको इस जहान में भी देना पड़ेगा और अगले जहान में भी देना पड़ेगा। और जो पिछले 1.5 साल में तकरीबन 900 अरब जो 30 जून 2020 के बाद बनता है, वो जो 900 अरब है ना, जो तय खाने में चला गया बनी गाला के, जिसका जवाब अभी आपने देना, ये रिकॉर्ड छुपाने से, फाइलें छुपाने से, रिकॉर्ड ना देने से। अपना डिपार्टमेंट मांग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बॉडी मांग रही है रिकॉर्ड दो, उनको रिकॉर्ड नहीं दे रहे, और उसकी रिपोर्ट है ये उसकी रिपोर्ट है जो सहाफी छापते हैं उनको धमकियां देते हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है, मुझे कल इत्तला मिली कि वो पैमरा को हिदायत गई है कि उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। दूसरों की पगड़ियां उछालो, उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाओ, अपने मंसूबों का, अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने स्कैंडल्स का, BRT में स्टे लो, जितने मंसूबे, अब तो मैं नाम और गिनती भूल गई हूं कि जितनी करप्शन के स्कैंडल्स हैं, आप उनको एक तरफ छोड़ भी दें तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और अब ये कोविड फंड का जवाब दें जो पाकिस्तान की आवाम को आपको देना पड़ेगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आपने बात की है, तो उसमें ये भी कहा गया है कि अदलिया भी करप्ट तरीन इदारों में शामिल है, इस पर आप क्या कमेंट? जी बिल्कुल, पुलिस का भी कहा गया है, अदलिया का भी कहा गया है, और मैं आपको सेक्टर्स भी बता देती हूं क्योंकि ये रिपोर्ट बड़ी उन अदारों के लिए भी कि जिसमें पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि ये तमाम अदारों में इस लेवल की जो करप्शन है, जिसमें पुलिस है, जुडिशरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन है, टेंडरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन्होंने तो सेहत का निजाम ठीक करना था, इन्होंने तो पुलिस को ठीक करना था। आज पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पुलिस में भी करप्शन बढ़ गई है, जुडिशरी में भी करप्शन बढ़ गई है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डिफेंस मिनिस्ट्री में करप्शन बढ़ गई है, NDMA के अंदर करप्शन बढ़ गई है, टेंडरिंग, हेल्थ, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो तमाम ऑटोमेटिक डिजिटल जो रिफॉर्म्स थे शहबाज शरीफ के पंजाब में, उनको सब बंद करके पैसे देकर पटवारी को दोबारा से वही फर्क की जो रवायत है, वो दोबारा से करप्शन का बाजार गर्म है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो करप्शन बढ़ गई है, एजुकेशन के अंदर करप्शन बढ़ गई है, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ गई है, और NGOs की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर, ये तमाम वो डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि इन अदारों के अंदर और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन बढ़ चुकी है। इस सब का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठ रही होती हैं इमरान साहब। और आज जब तकरीर करेंगे ना तो दिमागी हालत को ठीक करते हुए जवाब देना। जो इन्फ्लेशन के, मेरा ख्याल है कि जो दिमागी हालत होती है तो इन्फ्लेशन का जो टेबल है वो इस तरह पढ़ने की बजाय इमरान साहब इस तरह पढ़ते हैं, इसलिए उनको लगता है कि मुल्क जो है वो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और महंगाई जो है वो मुल्क में ख़त्म हो गई है, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है। खुदा के लिए अपनी ज़हनी हालत को इस तरह टेबल पढ़ने की आदत डाल लें और पता चल जाएगा कि आज पाकिस्तान की आवाम किस कर्ब और किस अजाब से गुजर रही है। और कोई सवाल? कश्मीर से मुतालिक अगर बता दें, वहाँ पर तहरीक करती तमाम तंजीम, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं वहाँ पर जो इलेक्शंस हुए उसकी शिकस्त तस्लीम करने के बाद ये इक़दाम नहीं, तहलील तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि फारूक हैदर साहब ने खुद ये मियाँ साहब को कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका कंप्लीट एक वो किया जाए, एनालिसिस किया जाए, और उसके अंदर जो इलेक्शन रिलेटेड भी वाइट पेपर है, आपको याद होगा कि फारूक हैदर साहब ने उसको भी इशू किया था। और उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टी के एक अमल होता है जिससे जो पार्टीज़ होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की रीऑर्गेनाइजेशन का अमल जारी है और ये उसी की एक कड़ी और उसी का एक तसलसल है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपने जैसे भी जिक्र किया था और उसके साथ आपने यूनियन की बात की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो EVM पर कराए जाएंगे, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने ही 2017 में जो इलेक्शन रिफॉर्म का बिल था, जो कि 119
कमेटी मीटिंग्स के ऊपर मुश्तमिल था, और जब पार्लियामेंट के अंदर एक वो जमात जो रोज़ कंटेनर पर खड़े होकर उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को गाली देती थी और कंटेनर पर खड़े होकर अदारों को धमकियां देती थी, उसको भी उस टेबल पर बिठाकर इलेक्शन रिफॉर्म किया था, क्योंकि वो असल इंटेंशन थी इलेक्शन रिफॉर्म की। और उसी इलेक्शन रिफॉर्म जो लेजिस्लेशन थी उसके अंदर ये दर्ज है कि ईवीएम को पायलट किया जाए। ये पीटीआई का ना किसी किस्म की इंट्रोडक्शन टू इलेक्शन रिफॉर्म है, ये मुस्लिम लीग नून अपने दौर में जो 2017 की इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल है ये उसका हिस्सा है, और उसके तहत पायलट की जानी थी। और पायलट के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जो कि 60 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, और जिसके अंदर ये लिखा गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इसके अंदर बहुत से लकूनाज हैं जिनको ओवरकम करने के बाद हमें मज़ीद पायलटिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद ही पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्शंस करा सकता है। लेकिन अभी जो हालिया रीसेंट आपको याद है सेनेट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 43 एतराज़ात लगाए हैं जो ये जो डिजिटल ईवीएम के ऊपर हैं, और इसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया, इसको पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को बुलाकर ऐसे बिल ईवीएम पे पास कराए गए हैं जो इंट्रोड्यूस ही नहीं किए गए थे, और हम उसको चैलेंज करने का पूरा इरादा रखते हैं, क्योंकि बिल सिर्फ वो इंट्रोड्यूस हो सकता है जो नेशनल असेंबली के अंदर पेश हुआ हो, सेनेट में पेश हुआ और वहां से मुस्तरद होकर वो जॉइंट सेशन में जाता है। लेकिन जॉइंट सेशन के अंदर ईवीएम से रिलेटेड ऐसे और ओवरसीज पाकिस्तानी से रिलेटेड ऐसे बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए जो ना किसी भी हाउस में पहले ले नहीं किए गए, और उनको सिर्फ पहली दफा जॉइंट सेशन में लाया गया, जो गैर आईनी और गैर कानूनी है। पार्लियामेंट की हर जमात ने, यहाँ तक कि इनके अपने एलाइज ने भी जो एक रात पहले तक ये कह रहे थे कि ईवीएम के ज़रिए जो है वो वोटिंग नहीं हो सकती, और आपको याद होगा कि एक दफ़ा जॉइंट सेशन जो है वो मौखर हुआ था और उसके बाद दोबारा जॉइंट सेशन हुआ। तो ये तमाम चीज़ें वो इलेक्शन जो है वो ईवीएम के ज़रिए पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अगर लोकल गवर्नमेंट है तो वो पायलट है, और ये मुस्लिम लीग नून ने 2017 में कहा था कि ईवीएम को पायलट किया जाए। अच्छा मरीम साहिबा, बहुत सारे मॉडल्स हैं ईवीएम के। एक मॉडल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर पेश करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। किसी एक मॉडल को आप एक्सेप्ट नहीं करते दुनिया भर? देखिए ये बात ये नहीं है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते डिजिटल को। पहली बात तो यह कि जो जितनी एडवांस्ड ऐसी कौमें हैं जहां डिजिटल जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करके स्ट्रेंथन होके, और उसके ऊपर जो है वो जो फंडिंग रिसोर्स एलोकेशन है बोथ जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल वो बहुत ज़्यादा है उसका हुजम, वो ममालिक भी ईवीएम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के अंदर जहां ऑलरेडी टेक्निकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है ऑलरेडी, और मसला पाकिस्तान में ईवीएम से इलेक्शन कराकर शफाफियत लाना नहीं है। मसला पाकिस्तान के अंदर जो इंटरफेरेंस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो ट्रांसपेरेंसी के मसाइल हैं, जो शफाफियत के मसाइल हैं, पहले उनको ख़त्म करना होगा, और उसके बाद अगर आपने कोई इंटरवेंशन करनी है, और उस इंटरवेंशन को भी उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो इसको शफाफ बनाए, जो उसको फुल प्रूफ बनाए, जो कि अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा है और इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है, वो खुद ये बात कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वो हमारा असल एतराज़ है। तो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा, उस पूरे प्रोसेस को, उसकी अपनी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी टेक्निकल कैपेसिटी और उसकी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बगैर पायलटिंग के, उसके एनालिसिस किए बगैर, उससे आगे पूरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर हम किसी किस्म की इंटरवेंशन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू बोथ।